अधूता ने जब अपने जादुई ताकत से उस बंद पड़े घर का दरवाजा खोला था, तब उस वक्त उसे लगा था कि उसे पारद मिल जाएगा। लेकिन घर में घुसने के बाद अधूता की सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। अधूता को पारद और राज्य रक्षक मिलना तो दूर, उसे एक परिंदा तक नहीं मिला था। पारद को खोजने में असफल हो चुके अधूता को श्रीमंत ने धमकी भी दे दी थी कि अगर वो बिना पारद के ढूंढे वापस लौटा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पारद के ना मिलने और श्रीमंत की धमकी से हताश होकर उस घर में उलट पलट कर रहे अधूता को किसी ने दादाजी कहकर आवाज दी। और उस आवाज को सुनकर जब अधूता पीछे मुड़ा तो पाया कि एक 17 से 18 साल का लड़का वहां पर खड़ा हुआ था। अधूता उसे देखकर चुपचाप खड़ा हो गया था। वो अधूता को ऐसे सन्नाटे में खड़ा देखकर फिर से सवाल करते हुए बोला, आपने बताया नहीं दादाजी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दोपहर से ही आपका अता पता नहीं है। घर वालों ने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा और आप यहाँ हैं। जब उस लड़के ने दोबारा उस बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए अधूता से सवाल किया तो वो सकपका गया था। मैं मैं यहाँ मैं यहाँ बकरी बकरी ढूंढने आया था। अधूता ने हड़बड़ाते हुए कहा, बकरी? हमारे यहाँ बकरी कहाँ है? आपका दिमाग खराब हो गया क्या दादाजी? उस लड़के ने अधूता से सवाल किया। उस लड़के का चेहरा देखकर अधूता की सकपकाहट बढ़ गई थी। उसे लगा कि शायद वो अब पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी वहां पर एक और आवाज सुनाई पड़ी। ये मेरी बकरी ढूंढ रहे थे, मैंने इनसे मदद मांगी थी। अधूता और उस लड़के ने जब आवाज वाली दिशा की ओर देखा तो पाया एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चला आ रहा था। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ से जलन रखने वाला उसके गांव का निवासी प्रभुनाथ था। और अधूता ने जिसका रूप धारण किया हुआ था वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ के गांव प्रीतपुरा के मुखिया हरमन सिंह थे, जो किसी काम से जंगल के बीच से होते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर अधूता पर पड़ गई थी और अधूता से सवाल पूछने के बाद उसने उनकी आत्मा बाहर निकालकर उनके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया था। इस समय अधूता जहां पर था वो और कोई जगह नहीं बल्कि सिद्धार्थ का घर था। क्योंकि पारद सिद्धार्थ के गांव के बाहर ही गिरा था और सिद्धार्थ के साथ सबसे ज्यादा इस गांव में ही रहा था, इसलिए जब अधूता का विमान प्रीतपुरा के बाहर मौजूद जंगलों में उतरा तो उसे पारद के वहां होने का एहसास हो चला था। और जब अधूता पारद के ऊर्जा का एहसास करते हुए सिद्धार्थ के घर की तरफ चला था तब पारद के अंदर से काला धुआं निकलने लगा था। उसके बाद जब अधूता ने सिद्धार्थ के घर में एंट्री की थी तो पारद ने बाहर आकर उसे आने वाले खतरे के बारे में आगाह भी किया था। आपकी बकरी सिद्धार्थ के घर में क्या करेगी प्रभु चाचा? वो लोग वैसे ही इतना परेशान हैं। अब आप दादाजी के साथ मिलकर उसके घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मुखिया हरमन सिंह के पोते लकी ने प्रभुनाथ की ओर देखते हुए कहा और फिर अपने दादाजी हरमन सिंह की ओर देखते हुए बोला, प्रभु चाचा की सिद्धार्थ के साथ अदावत जग जाहिर है, लेकिन आप बताओ आप क्यों ऐसा कर रहे थे? लकी के गुस्से को देखकर अधूता समझ गया था कि ये जिसका भी घर है उसका इस गांव में बहुत मान है, इसलिए उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया बल्कि चुपचाप वहां से चल पड़ा था। उसके बाहर निकलने के बाद लकी सिद्धार्थ के घर का दरवाजा बंद करके निकल रहा था कि तभी उसकी नजर अपने दादाजी के ऊपर पड़ी, जो अपने घर जाने के बजाय किसी और रास्ते पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो आप दादाजी? घर चलो, आप सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं और आप हो कि क्या बताएं? लकी ने उन्हें गुस्से के साथ आवाज देते हुए कहा। लकी की आवाज को सुनकर अधूता रुक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि हड़बड़ी में आकर उसने मुखिया हरमन सिंह की यादों को बिना निकाले उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया था। अगर उसने उसकी यादों पर भी कब्जा कर लिया होता तो शायद आज उसे इतनी समस्या का सामना ना करना पड़ता। अब खड़े होकर ऐसे ही घूरते रहेंगे या फिर चलेंगे भी? लकी ने अधूता को घूरते हुए कहा और उसके बाद चल पड़ा था। आगे आगे लकी जा रहा था और उसके पीछे पीछे अधूता जा रहा था। प्रभुनाथ उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसे हरमन सिंह का रूप धारण किए हुए अधूता के ऊपर शक हो चुका था, क्योंकि जो मुखिया सिद्धार्थ की तारीफें करते नहीं थकता था वो आखिर में चोरी चुपके सिद्धार्थ के घर में क्या ढूंढ रहा था। प्रभुनाथ के दिमाग में अब इसके पीछे का राज जानने का कीड़ा कुलबुला चुका था, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके सामने जो आदमी जा रहा है वो मुखिया हरमन सिंह नहीं
बल्कि इंद्रनगर से आया हुआ अधूता है, जिसके अंदर असुराग जैसे मायावी दानों का खून दौड़ रहा है और जिसे पारद और सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए कुछ भी करने की छूट दी गई है। अधूता लकी के साथ में मुखिया हरमन सिंह के घर पर पहुंच गया था। वो हरमन सिंह के कमरे में जाने के बजाय दूसरे कमरे में घुसने लगा था। उसकी हरकतें अजीब थी और जिसे देखकर न सिर्फ लकी बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा शक हो रहा था। इधर अधूता हरमन सिंह का रूप धारण करके उसके घर पहुंच चुका था। जिस सिद्धार्थ को ढूंढने वो आया था वो उसके बिल्कुल करीब था। उधर राजस्थान के बिसलपुर में मौजूद सिद्धार्थ इस घटना से अनजान होकर सुकृति से सवाल कर रहा था। जब सुकृति ने उससे ये कहा था कि उसे विदित को मारकर उसके भाई का बदला लेना है, तो सिद्धार्थ चौंक गया था, क्योंकि जो बात अभी तक उसे पता नहीं चली थी उसका पता सुकृति को कैसे चल गया था। सिद्धार्थ के दिमाग में यही बात बार बार दौड़ रही थी और इस बात ने सिद्धार्थ के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा कर दिया था। चुपचाप खड़ी मत रहो सुकृति, बताओ तुम, आखिर कैसे पता चला तुम्हें कि करणवीर और रणजीत सर को गोली इंस्पेक्टर विदित ने ही मारी है? सुकृति को खामोश खड़ी देखकर सिद्धार्थ ने फिर से सवाल किया। मुझे न्यूज के थ्रू पता चला, सुकृति ने झूठ बोलते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने उसका झूठ कुछ सेकंड के अंदर पकड़ लिया था, क्योंकि करणवीर को गोली मारने वाले नामों में विदित का नाम शामिल ही नहीं था। झूठ मत बोलो सुकृति, बताओ आखिर में तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि करण सर को गोली विदित ने ही मारी है? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम मुझसे? सिद्धार्थ की आवाज में अब एक सख्ती दिखाई दे रही थी, लेकिन सुकृति अभी भी चुपचाप खड़ी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बननी शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ इससे पहले उससे दोबारा कुछ सवाल करता या फिर आगे कुछ पूछता, वहां पर गुरबचन आ गया था। उसने सिद्धार्थ और सुकृति के बीच की बातचीत सुन ली थी। मैं बताता हूं कि सुकृति को यह बात कैसे पता चली। गुरबचन ने बारी बारी से सिद्धार्थ और सुकृति को देखते हुए कहा। कैसे? सिद्धार्थ ने आंखें फाड़कर गुरबचन की ओर देखते हुए कहा। क्योंकि इसने मेरे फोन से करणवीर के सेक्रेटरी रजत को फोन किया था। मुझे लगता है उसी ने इससे बताया होगा, गुरबचन ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। गुरबचन की बातें सुनकर सिद्धार्थ की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जब गुरबचन ने सुकृति को फोन देते हुए बात करने को कहा था, तब उसने ये कहकर सिरे से इनकार कर दिया था कि उसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन रात बीतने पर उसने चुपके से फोन क्यों किया? ये बात सिद्धार्थ के समझ से परे थी। और जब सिद्धार्थ ने सुकृति से इस बारे में सवाल किया तो सुकृति ने जवाब दिया। उस समय मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी सिद्धार्थ। सुकृति की आवाज भर्राई हुई थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना माथा पकड़ लिया था। रजत का फोन टैपिंग पर तो नहीं होगा अंकल? सिद्धार्थ ने गुरबचन की ओर देखते हुए सवाल किया, तो गुरबचन ने कोई जवाब देने के बजाय अपने कंधे उचका दिए थे। सिद्धार्थ के मन में अब एक डर बैठ चुका था। उसे ये लगने लगा था कि अगर योगेंद्र सिंह ने रजत का फोन टैपिंग पर लगा रखा होगा तो वो उन्हें आराम से ट्रैक कर लेगा। पारद ने पहले ही उसके मन में एक खौफ पैदा कर दिया था, ऊपर से सुकृति की ये गलती। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। सिद्धार्थ ने सुकृति को हवेली के अंदर चलने का इशारा कर दिया था और फिर तीनों लोग वहां से हवेली के अंदर चले गए थे। इधर सिद्धार्थ हवेली के छत पर जाकर सोने की कोशिश करने लगा था। उधर दूसरी तरफ प्रीतपुरा गांव के अंदर बने एक शानदार घर के अंदर लेटे अधूता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार बिस्तर के ऊपर करवटें बदल रहा था। उसे बाहर निकलना था, लेकिन अभी मुखिया हरमन सिंह के परिवार के लोग जाग रहे थे, इसलिए उसका बाहर निकलना असंभव था। हालांकि उन लोगों को मारकर अधूता आराम से वहां से निकल सकता था, लेकिन पारद के वहां होने की संभावना ने उसे अभी वॉयलेंस करने से रोक रखा था। आधी रात बीत चुकी थी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। अधूता चुपके से उठा और अपने चारों ओर देखकर ये जानने की कोशिश की कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। सबको सोता देखकर वो दबे पांव वहां से निकल गया था। वो चलते हुए जंगल के बीचों बीच उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर वो इंद्रनगर से आने पर उतरा था। वहां पहुंचकर उसने श्रीमंत से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाया था। संपर्क साधने में नाकाम रहने के बाद जब अधूता वापस जाने के लिए मुड़ा,
वैसे ही उसके कानों में श्रीमंत की आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ अधूता? उससे संपर्क करने के बाद अधूता ने महान मां से संपर्क स्थापित करने की दरख्वास्त की। पहले तो श्रीमंत ने मना कर दिया था, लेकिन जब बाद में अधूता ने निवेदन करना जारी रखा तो श्रीमंत ने उसका संपर्क महान मां से करा दिया था। क्या हुआ अधूता? महान मां की कड़कती हुई आवाज अधूता के कानों में गूंजी। मां, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पारद यहीं कहीं है, और अगर यहां नहीं है तो जरूर यहां कुछ दिन रहा होगा, और उसने जिसे राज्य रक्षक चुना है वो जरूर यहां से संबंध रखता होगा। अधूता ने महान मां को अपने पाले में करने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर महान मां कुछ देर तक चुप रही और उसके बाद बोली, ठीक है, लेकिन मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? मेरी आत्मा से यादों को निकालने की शक्ति को आजाद कर दीजिए, अधूता ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर महान मां ने उससे बिना सवाल किए हुए उसकी आत्मा से यादों को निकालने वाली शक्ति को आजाद कर दिया था। उसके बाद उन दोनों का संपर्क टूट गया था। उस शक्ति को पाते ही अधूता ने हरमन सिंह की आत्मा को वापस बुला लिया था। मुझे मेरा शरीर वापस कर दे दुष्ट आदमी, मुखिया हरमन सिंह की आत्मा ने अधूता की ओर देखते हुए कहा, लेकिन उसका अधूता को धमकाना बेकार था। अधूता ने अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमा दिया था और उसके ऐसा करते ही उसके हाथों में काली रंग की रोशनी प्रकट हो गई थी और वो काली रोशनी जाकर हरमन के आत्मा में समा गई थी। उस काली रोशनी के हरमन की आत्मा में समाते ही वहां से नीले रंग की रोशनी की धारा जाकर अधूता के माथे में समाने लगी थी। वो हरमन की यादों को अपने दिमाग में ट्रांसफर करने लगा था। ये क्या कर रहे हैं आप? हरमन की यादों को अपने दिमाग में ट्रांसफर कर रहे अधूता को एक आवाज सुनाई पड़ी। अधूता ने झटके के साथ पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लकी वहां पर खड़ा हुआ था। लकी को वहां पर देखकर अधूता के होश उड़ गए थे। क्या अधूता का खुल गया है लकी के सामने राज? और क्या सुकृति के फोन करने से योगेंद्र सिंह को मिल जाएगा सिद्धार्थ का पता? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।